गौतम अदानी, सागर अदानी इंडिया के 5 अलग अलग स्टेट्स के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 2000 करोड़ रुपए के ब्राइबरी चार्जेस, एफसीपीए एक्ट का वायलेशन, यूएस कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट, एसईसी, एफबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन, समन दिए गए हैं, अरेस्ट वारंट की बातें भी चल रही हैं। मतलब $1 million, $265 million क्वेश्चन इज whether Gautam Adani will be arrested or not। और सोचने वाली बात यह भी है कि आर देयर एनी प्रेसिडेंट्स, मतलब इससे पहले भी ऐसे कोई केस हुए हैं जहां पे इंटरनेशनल कंपनीज या इंडियन कंपनी जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, उन्होंने भी एफसीआरए के वायलेशन किए हों, मतलब ब्राइबरी के चार्जेस उनके खिलाफ ही लगाए गए हों। उस केस में क्या हुआ था, अरेस्ट हुए थे या सेटलमेंट हो गई थी? उस तरह के केसेस में सेबी ने क्या किया था, ये सब कुछ जानना भी जरूरी है टू गेट टू द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन, कि वेदर गौतम अदानी और anybody involved in this whole scam, potential scam, be arrested or not। और इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। गौतम अदानी एंड स्पेशली अदानी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट आज की तारीख में सिर्फ इंडिया में नहीं है। दे हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट। दे आर इनटू पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर इनटू एनर्जी एज वेल। इसके अलावा इंडिया में दे आर इनटू मल्टीपल इंडस्ट्रीज। साथ में पॉलिटिकल विल पावर है दैट हेल्प्स देम टू मूव इन द डायरेक्शन जिस तरफ वो जाना चाहते हैं वो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंडनबर्ग, जहां पे गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का नाम भी आया था, उस केस में भी बोला गया था कि पैसे को राउंड ट्रिपिंग करके अलग अलग फंड्स के थ्रू इंडिया में उन्हीं की कंपनी में लगाया जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में एफसीपीए का वायलेशन यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लगाया है इन कोलैबोरेशन विद एसईसी एंड एफबीआई। एसईसी वहां का सेबी है, वहां का रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन सब ने मिलकर इस केस में 5 चार्जेस लगाए हैं, जिसमें से 3 चार्जेस गौतम अदानी और उनके नेफ्यू सागर अदानी के ऊपर हैं। और ये चार्जेस एग्जैक्टली हैं क्या, एलिगेशंस क्या लगाए हैं? एफसीपीए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो कहता है कि कोई भी कंपनी जो यूएस में लिस्टेड है वो किसी भी तरह की ब्राइबरी में इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारी बातें कहती है, उसमें से एक एंटी ब्राइबरी सब सेक्शन है जो कहता है कि कोई भी कंपनी अपने काम करवाने के लिए जहां से उसको रेवेन्यू मिलता है, किसी भी तरीके से कोई करप्शन का पार्ट नहीं है, किसी को पैसे या पैसे का इक्विवेलेंट नहीं दे रही, जिसके कारण उनके बिजनेस को एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है। आगे चल के वो पैसा मार्केट से उठाते हैं, जो अगेन एक चार्ज लगाया गया है क्योंकि बॉन्ड्स और लोन्स के थ्रू भी अदानी ग्रुप ने करीब $2 बिलियन का पैसा उठाया है। उसमें से बहुत सारा पैसा यूएस के रिटेल इन्वेस्टर्स का भी है। एंड दैट इज व्हाई यूएस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलॉन्ग विद एसईसी इस चीज को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन ऐसी सीरियसनेस क्या हर बार होती है? मतलब क्या ऐसे केस पहले भी होते रहे? मतलब क्या गौतम अदानी या अदानी ग्रुप पहला बार ऐसा केस हुआ है जहां पे किसी ने ब्राइबरी दी थी और अपना काम निकलवाया था? और अगर पहले हुआ है तो उन तरह के केसेस में इवेंचुअली हुआ क्या? जैसे कि इंडिया में एक सेटलमेंट एक्ट है, अगर सेबी एग्री करता है तो दूसरी पार्टी जिसने कोई ना कोई वायलेशन की होती है वो उस वायलेशन को ना एक्सेप्ट करती है ना रिजेक्ट करती है, बल्कि एक अमाउंट एग्री कर देती है, जिसके कारण उस केस को वहीं पे एज ऑफ नाउ पॉज कर दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं होती। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन यूएस के रेगुलेटर के पास भी है और क्या वो प्रोविजन यहाँ लगाया जा सकता है? उसके लिए वी नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड कि ऐसे कोई केसेस जो पहले हो चुके हैं उन तरह के केसेस में इवेंचुअली हुआ क्या था। सबसे पहला केस है सीमेंस। ये 2008 का केस था जहां पे सीमेंस के ऊपर $1.6 बिलियन, उस समय के करीब 7,000 करोड़ रुपए के रिश्वत देने के आरोप थे। ये रिश्वत 4 अलग अलग देशों में दी गई थी, जिसमें अर्जेंटीना, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया के ऑफिशियल्स को अलग से पैसा दिया गया था। इसमें शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया गया था, अलग से पैसे अरेंज किए गए थे ताकि उनके ऑफिशियल्स को कैश में पैसा दिया जा सके। इस केस में भी एसईसी और एफबीआई इन्वॉल्व थे यूएस के कोर्ट के साथ। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोटोकॉल इन टर्म्स ऑफ के कौन सी पार्टीज इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उस केस में सीमेंस ने $1.6 बिलियन का सेटलमेंट एज इट इज कर दिया था। कहा था कि आप हमसे सेटलमेंट कर लीजिए, वी डोंट वांट टू टेक दिस केस फर्दर। लेकिन इस केस में अरेस्ट हुए थे। और ये लोग कौन थे? टॉप कॉर्पोरेट लीडरशिप में से कोई अरेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन यूएस में जो भी लोग काम करते थे, जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे, उनको यूएस कोर्ट ने यूएस के अंदर अरेस्ट किया। लेकिन बात यहां पे सिर्फ खत्म नहीं हुई। सीमेंस जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी ने अपनी तरफ से अरेस्ट किया 2 लोगों को, थॉमस जे जॉर्ग एम, जो कि उस समय उस कंपनी के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे और उनको कुछ साल जर्मनी की जेलों के अंदर बिताने पड़े थे। मतलब यूएस कोर्ट ने अपनी तरफ से अरेस्ट वारंट इशू करके अरेस्ट किया। और वहीं पे व्हेन जर्मनी फाउंड आउट दैट देयर कंपनी इज डूइंग सम वायलेशंस इन यूएस, उन्होंने अपने ग्राउंड्स पे भी सीमेंस के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट किया। फिर 2016 के केस आता है ओडेब्रेश्ट नाम की एक ब्राजीलियन कंपनी जो कि यूएस में लिस्टेड थी। और इस केस में तो दिस वाज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्राइबरी, मतलब 12 लैटिन अमेरिका के अलग अलग देश इन्वॉल्व थे, जहां पे ओडेब्रेश्ट के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हर बार काफी सालों से वहां के एरिया की सरकार के लोगों को रिश्वत, ब्राइबरी
देते चलते रहे थे। उनको काम करने का तरीका ही यही था। ओवरऑल इस केस में $2.6 बिलियन का सेटलमेंट हुआ। यूएस में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया था इस केस में, लेकिन उस समय के ओडरब्रेस्ट के सीईओ मार्केलो ओडरब्रेस्ट, जो कि फाउंडर के बेटे थे, उनको अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट उनको 19 साल की सजा सुनाई गई ब्राजील के कोर्ट की तरफ से। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हुई, सरकारी ऑफिशियल्स जो कि लोग इन्वॉल्व थे इस तरह की ब्राइबरी स्कीम में, उनको भी अरेस्ट किया गया। हालांकि मार्केलो ओडरब्रेस्ट का ओवरऑल इम्प्रिजमेंट टाइम आगे चल के उनके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए कम कर दिया गया, लेकिन उनको काफी समय जेल में बिताना पड़ा था। इसके अलावा फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम एसए, जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, वहां पे काम करती थी, $772 मिलियन का वहां पे सेटलमेंट किया गया। लेकिन साथ में अरेस्ट किए गए लॉरेंस हॉस्किंस, जिनको 2 साल की सजा सुनाई गई। अभी सारे के सारे अरेस्ट इन तरह के केसेस में FCPA के वायलेशन के अंडर ही हुए हैं, जहां पे कुछ केसेस में लोअर लेवल के या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों को अरेस्ट किया गया। वायलेशन का फाइन तो पेनल्टी तो अलग से देना ही पड़ा, बट एट द सेम टाइम कुछ केसेस हैं जहां पे एक्चुअल सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लोगों को भी जेल में वक्त बिताना पड़ा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार अरेस्ट किया जाता है। वॉलमार्ट का केस है 2018 का, जहां पे $282 मिलियन की सेटलमेंट की गई थी। इस केस में कोई अरेस्ट नहीं किया गया था। हालांकि रिपोर्ट्स आज की तारीख में ये भी कहते हैं कि वॉलमार्ट का वो FCPA का वायलेशन आज भी किसी न किसी तरीके से चलता है। देयर आर मैनी कॉर्पोरेट्स, दिस इज द वे, दिस इज द मोडस ऑपरेंडी, इसी तरीके से काम करते हैं। उनको पता है कि द रेवेन्यूज इवेंचुअली दे विल प्रोड्यूस, आगे चल के वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस सेटलमेंट फीस जो कि उनको कोर्ट्स को देनी पड़ सकती है। तो देयर आर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस एज वेल दैट कीप ऑन डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम यूएस के कोर्ट, वहाँ का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर अपने आंख कान खोल के रखता है कि इस तरह के केस आएंगे तो उनको आगे लेके चलना है। मतलब रूल वहाँ पे भी हैं, ब्राइबरी वहाँ पे भी होती है, लेकिन वहाँ पे एक्ट भी किया जाता है, सजा भी सुनाई जाती है। बट क्या सिर्फ इंटरनेशनल कंपनी के साथ ही ये सब हुआ है? क्या कोई इंडियन कंपनी है जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, काम करती है, और उसके साथ भी FCPA का वायलेशन पहले कभी लगाया गया है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल सत्यम कंप्यूटर्स, ये स्कैम के बारे में तो काफी लोगों ने सुना होगा। IT कंपनी थी इंडिया में। इनफैक्ट एक समय पे 2006 में मेरी वहां पे जॉब भी लग गई थी, बट आई डिड नॉट जॉइन इट। उस समय मेरी जॉब इन्फोसिस में लग गई थी। आई स्पेंट 4 गुड years एट इन्फोसिस। एट दैट पॉइंट इन टाइम सत्यम कंप्यूटर वाज एन ऑप्शन फॉर मी, बट समहाउ किस्मत में कुछ और लिखा था। कमिंग बैक टू द स्टोरी, सत्यम कंप्यूटर्स के रामलिंगा राजू 2009 में उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाई गई कि उनकी फाइनेंशियल बुक्स का ऑडिट जब किया गया तो पता लगा कि ये जो एक्चुअल में कहानी है और जो किताबों में लिखी गई है इनके द्वारा, दे आर बहुत डिफरेंट। कुछ ना कुछ कंसर्न है। और सत्यम सिंस NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी, तो SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर ओपन अप की। वहां पे भी FCPA स्क्रूटनी की गई, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का वायलेशन लगाया गया, एंटी ब्राइबरी एक्ट का वायलेशन था। उस केस में सत्यम कंप्यूटर्स ने $10 मिलियन का सेटलमेंट अमाउंट देके उस केस को एटलीस्ट SEC के साथ रफा दफा कर दिया। बट व्हेन इट केम्स टू इंडिया, सेबी took a huge step। सेबी ने सत्यम कंप्यूटर्स को उस समय NSE और BSE से सस्पेंड कर दिया। दैट कंपनी कुड नॉट ऑपरेट, स्टॉक मार्केट में उसका लिस्टिंग बंद कर दिया गया। रामलिंगा राजू को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। मतलब द पर्सन हु वाज एट द सेंटर ऑफ दिस होल प्रॉब्लम वाज पुट इन जेल। इसके अलावा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को करीब $194.2 मिलियन मतलब करीब 1600 करोड़ रुपए का फाइन यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लगाया था, क्योंकि उनके ऊपर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स का वायलेशन लगाया गया था। और ये केस CSC कंप्यूटर साइंसेज कॉर्पोरेशन ने किया था, जो कि रिसेंटली DXC से मर्ज हुआ था। हालांकि TCS ने आज की तारीख में सेबी को सिर्फ यही कहा है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन जरूर डालेंगे, पर इस केस में भी कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा BHEL, TCS, इन्फोसिस, जेट एयरवेज, विंड एनर्जी, बहुत सी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने $1 मिलियन से लेके $8-10 मिलियन के सेटलमेंट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ किया है। इन तरह के केसेस में भी सेबी ने अपनी तरफ से कुछ खास बड़ा स्टेप नहीं लिया था। रिलेटिवली दे वर मच स्मॉलर अमाउंट्स, बट ज़्यादातर केसेस में या तो लोकल या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे खिला के पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स उठाए जाते थे। दिस हैज़ बीन अ वे ऑफ वर्किंग फॉर इंडियन कंपनीज एज वेल, अनफॉर्चुनेटली। और यहीं पे समझना जरूरी हो जाता है कि क्या अदानी ग्रुप का ये केस अलग है, इज इट अ रेयरिटी, या ये भी एक वैसा ही केस है जो कि हमने इस तरह की लिस्ट में अभी तक डिस्कस किए हैं, जहां पे इंटरनेशनल कंपनीज $1.6 बिलियन, $2.6 बिलियन बड़े बड़े केसेस में फंसे हैं। इंडियन कंपनीज के केस में बहुत बड़ा वायलेशन इन टर्म्स ऑफ मनी
नहीं देखा गया है। और ज़्यादातर अगर आप इनकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडियन कंपनीज के केसेस में सत्यम कंप्यूटर्स के केस को छोड़ दिया जाए, बाकी केसेस में ज़्यादातर लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ ही इन्वॉल्व होते थे, जो कि उस देश के लोगों के साथ जहां पे स्कैम होता था इन्वॉल्व होके उनको ब्राइब दे के अपना काम करवाते थे। कोर्ट ऑर्डर में तो ये भी लिखा है कि सागर अदानी को मार्च 2023 में FBI की तरफ से समन जा चुका था। इनफैक्ट सागर अदानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, मतलब जब्त कर लिया गया था। इनफैक्ट इसी कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा है कि गौतम अदानी ने सर्च वारंट को अपने आप को अपने फोन से ईमेल भी किया था। तो इन बातों को अगर कंसिडर किया जाए तो ये केस बाकी के जो इंडियन केसेस हमने डिस्कस किए थे उससे थोड़ा अलग जरूर दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिकनेस और भी है। देयर आर टू मैनी अदर फैक्टर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, डिपेंडेंसी ऑफ अदानी ग्रुप, साथ में एविडेंस कितनी स्ट्रांग है, क्या वो उसको प्रूव कर पाएंगे या नहीं। हमने कुछ केसेस को डिस्कस किया है जहां पे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन इफ यू टॉक इन जनरल द केस हैज टू बी रियली रेयर। मतलब अगर गौतम अदानी को ट्रायल के बाद अगर सच में अरेस्ट करना है तो एविडेंस की क्वालिटी भी रेयर होनी चाहिए, हैज टू बी टॉप नॉच। और जहाँ तक हमारा ओपिनियन है, जो कि हमारी इस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, वी फील दैट $300 मिलियन से लेके $1 बिलियन का एक सेटलमेंट ऑर्डर निकल सकता है विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर और सो। एक्चुअल अरेस्ट ऑन ग्राउंड होना रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। और बात यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बियॉन्ड की है। दुनिया काम कैसे करती है, हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स, इस तरह के केसेस में जब फाइनल ऑर्डर आता है तब पता लगता है। आपको क्या लगता है इस पूरे रिसर्च या आपके खुद के ओपिनियन के बेस पे, व्हाट डू यू थिंक, विल गौतम अदानी बी एवर अरेस्टेड या उनको सेटलमेंट अमाउंट के साथ इस केस को खत्म कर दिया जाएगा? नोबडी विल टॉक अबाउट दिस केस एनीमोर। जो भी आपको लगता है इन डिटेल विद योर रीजन कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना। मैं उन कमेंट्स को अपने आने वाले कुछ वीडियोस के शॉर्ट्स में जरूर शेयर करना चाहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।